बछवाड़ा 142 विधानसभा क्षेत्र। मेरे साथ जनसुराजी अशोक कुमार चौधरी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं और नब्ज़ को पहचानते हैं, टटोलते हैं, समझते हैं। प्रशांत किशोर का जो बायोलॉजी है, जो नीति है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के साथ साथ अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत कम समय बचा है, अधिसूचना जारी होते ही चुनावी शंखनाद हो जाएगा और उस शंखनाद में इनकी भी दावेदारी बछवाड़ा विधानसभा से जनसुराज के बस्ता बैग छाप की तरफ रहेगा। इनसे मुद्दे संबंधित चर्चा लेते हैं और ये जानने की मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो वोटर हैं, आम मतदाता हैं, उनको यह कहना क्या चाह रहे हैं और मतदाता इनकी बात क्यों सुने। सवाल यहाँ क्यों का है, बहुत सारे गठबंधन हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन मतदाता जो है इनकी बातों को क्यों सुने, ये महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले अशोक चौधरी जी, आप सुबह के समय हमारे साथ समय दे रहे हैं, इसके लिए कि मैं दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और चर्चा के दरमियान मैं पहला सवाल आपसे ये करता हूं कि विज़न, व्यू, जिम्मेदारी के साथ संवैधानिक पद पे कोई विधायक बनते हैं तो रूटीन वर्क के साथ एक विज़न वर्क करना उनकी जिम्मेदारी होती है। माननीय विधायक विधानसभा के सदस्य के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री भी थे। एक बहुत बड़ा उनके साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी से चूक गए। जातीय संकीर्णता की वजह से वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। जनसुराज के आ जाने से पूरे बिहार का माहौल बदला हुआ है, 243 का माहौल बदला हुआ है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं और स्पष्ट रूप से मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बताएं। सुदर्शन न्यूज़ का तथा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक 142 बछवाड़ा विधानसभा का विजन की बात है, तो हम लोग जनसुराज से जुटे हुए हैं और उसमें सबसे पहला मुद्दा, जैसे कि प्रशांत जी भी कहते हैं, कि शिक्षा और बेरोजगार है। और मेरा जो अपना एक उसमें एडिशन है कि किस तरह से करप्शन सबसे पहले रोका जाए, क्योंकि यदि बेसिक करप्शन नहीं रुकता है तो 90% पब्लिक जो है यहाँ त्रस्त है, केवल गरीबी और शिक्षा के कारण नहीं, इन अफसर्स के कारण जो छोटी छोटी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं वो ये इनके नहीं करते और उसे टॉर्चर करते हैं। मेंटली सैडिस्टिक मेंटलिटी के कारण वो उस तरह के परेशानी क्रिएट करते हैं जिससे उनसे लोग रुपया पैसा जाके ला के दें। तो मेरा वन ऑफ द फैक्टर होगा, यदि गवर्नमेंट बनती है और हम यहाँ आते हैं तो इस तरह के जो ऑफिशियल्स की मेंटलिटी है उनको पहले रोका जाए या उनको राइट स्ट्रीम में लाया जाए, जिससे कि हमारी 90% पब्लिक जो छोटे छोटे काम हैं जिसका जनता परेशान है वो तत्काल दूर हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दूसरा तो शिक्षा, जहाँ तक की बात है, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक में बैठते हैं, उनको शुद्धिकरण करेंगे, अनुशासित के साथ साथ आप शुद्धिकरण करेंगे। मैं शुद्धिकरण की बात तो नहीं करूंगा, उन्हें शुद्धिकरण वो खुद अनुशासित शुद्धिकरण करें जी, डिसिप्लिन में रह के काम करो, करें। ये मेरा कहने का सवाल है। वो पब्लिक को ये ना कहें कि मेरा सर्वर डाउन है, ये आपका काम नहीं हो सकता है, जो कि हर जगह गूगल में यदि गूगल कीजिए तो वो तुरंत निकलता है कि नहीं ये हो सकता है। इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन दे करके पब्लिक को टॉर्चर करके पैसा जो लेते हैं और डायरेक्ट नहीं लेकर के सेकेंड और थर्ड पार्टी यहाँ बनाए हुए हैं, उस तरह की चीज़ों को रोका जाएगा, इस सिस्टम को रोका जाएगा। हाँ, ये लड़ाई आपकी सिस्टम के खिलाफ है। अदरवाइज यदि आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पहले सॉल्व कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आधा प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल है और रियल, जैसे कि उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा, कुछ बच्चे के नाम जुड़ा है, उन्हें जो गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ जो है बेनिफिट है वो नहीं पहुँच रहा है। जैसे घर लेना है, उसे 20-20 हज़ार 25,000 रुपये लिया जा रहा है। तो जो बेसिक चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसको किस तरह से विदाउट घूस, विदाउट मेंटल टॉर्चर, विदाउट सैडिस्टिक एटीट्यूड किस तरह रोका जाए। मेरा पहला ये ऑफिशियल्स पे ही रहेगा कि हमारी विधानसभा में इस तरह का काम नहीं न करें वो अफसर्स। अदरवाइज जो भी कानून के द्वारा जो भी लॉ उनके संविधान में दिया गया है उसके तहत जो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे उनको इनके बीच में लाया जाएगा और उन्हें पनिश किया जाए, या पहले मैं कहूँगा रिट्रेन किया जाए एक बार। रिट्रेनिंग के बाद यदि नहीं मानते हैं तो उनको लॉ के अंतर्गत रख कर उनको पनिश भी किया जाए और एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे कि हमारे जनरल पब्लिक का शोषण नहीं हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो पहला मेरा मुद्दा ये है। और दूसरा तो एजुकेशन का है, जो हम हमेशा कहें कि बिना एजुकेशन के हम लोग आज जो है इतने पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पूरा उन्होंने 35 साल में 15 साल लालू जी का और आरजेडी का और जो रहा है और नीतीश जी का रहा है, तो एजुकेशन उन्होंने साफ खत्म कर दिया यहाँ से, जिसके कारण हमारे युवा समूह मजदूर के रूप में परिणत हो गए हैं।
केवल वो वही नहीं है, उसके बाद जो एजुकेटेड पीपुल है वो उनका भी प्लान हुआ है। उनका प्लान इसलिए हुआ है कि वो बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर ही जाके नौकरी करने लगते हैं, फिर लौटते नहीं हैं। तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने बनाया, जिम्मेदार सरकार ले तो प्लान तो अपने आप रुक जाएगा। एजुकेशन और प्लान एक दूसरे के पूरक है। पीके भी हमेशा कहते हैं कि हम यहीं रोजगार देंगे, अब बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अब बाहर के लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत है। तो इस तरह का हम फील्ड बनाएंगे और स्पष्ट कहते हैं। तो आपका भी वही तर्क है, आप बछवाड़ा में भी ऐसा ही काम करेंगे? बिल्कुल बिकॉज हम लोग की पार्टी का ये ही व्यू है, विजन है। जो और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशांत जी कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं। प्रशांत जी के बोलने का जो है पीछे उनका ऑलरेडी इकोनॉमिकल सपोर्ट रहता है, तभी आके उस चीज़ को बतलाते हैं कि मैं इस चीज़ को करूँगा। यदि उनसे पूछिए कि कैसे आप करेंगे तो तत्काल बतलाते हैं कि मेरे पास ऐसे इकोनॉमिक हमारे पास रेडी है, इस चीज़ को मैं इस फंड को यहाँ यूटिलाइज करूँगा, इस तरह डेवलपमेंट करूँगा। तो ये एक आइडियल विधायक के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और उस व्यवस्था के तहत वो विज़न वर्क के तौर पे अपने विधानसभा को आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जनसुराज एक ऐसी पार्टी आई है जो सारी चीज़ों को पहले से ही पर्दे की तरह छिपा के नहीं, शीशे के तरह आर पार बता रही है और जनता को समझने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन जब जनता समझ जाएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आप एक जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पे चुनावी दंगल में हैं। जनता को मुद्दे सहित बहुत सारे विषयों को आप जनता के बीच में रखेंगे। जनता आपकी बात को समझेगी, हो सकता है नहीं भी समझेगी, लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि इस बछवाड़ा विधानसभा जो 3 प्रखंडों का समावेश वाला है, भगवानपुर, मंसूर चौक और बछवाड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा काम आपके नज़र में क्या होना चाहिए था जिसको आज तक के किसी विधायक ने नहीं करके दिया? सबसे बड़ा काम ये है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है गवर्नमेंट का। तो जैसे विधायक जी हैं तो क्या फंड आ रहा है, कि कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से इसके भागीदारी हैं, इसको ये नहीं बतलाते। तो मेरा सबसे पहला विजन ये है कि जो भी गवर्नमेंट और संविधान द्वारा एमएलए को पावर दिया गया होगा, जितने भी रुपए और फंड्स आएंगे विधानसभा में, मैं पब्लिकली उसे अनाउंस करके उन पब्लिक का ओपिनियन ले करके और तब उन प्रोजेक्टों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिससे कि इससे ये नहीं कहे कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, आपके मेरे यहाँ काम नहीं, आप उसके यहाँ देख रहे हैं, मेरे यहाँ देख रहे हैं। नहीं, एक पब्लिक मीटिंग करके इन चीज़ों को बताया जाए कि इतने फंड्स आए हुए हैं, इस काम के आए हुए हैं और कहाँ पहले जरूरी है उसको किया जाए, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। इस तरह का मेरे मन में दिमाग में है जो पब्लिक के ओपिनियन के साथ गवर्नमेंट का फंड यूटिलाइज हो, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक उसकी सुविधा फैल सके और लोग लाभान्वित हों और परेशान ना हो। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए मैं आखिरी सवाल करूँगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इतने सारे भीड़ में आप भी एक कैंडिडेट होंगे और यहाँ के मतदाता आपको वोट क्यों करें? सवाल यह है कि आपको ही वोट क्यों करे, जनसुराज के बैनर को ही क्यों वोट करे, ये भी आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत एक अपना वोट बैंक होता है, उस व्यक्तिगत में अशोक चौधरी को यहाँ की मतदाता क्यों पोल करे, ये आप बताइए। बिल्कुल आप ठीक। मैं 69 का हो गया, जॉब अमेरिका से रिजाइन कर यहाँ आया हुआ हूँ। 10 से 12 साल मैंने यही सोचा कि जन सेवा मैं करूँगा। हमारा बेटा मेरे पीछे नहीं है, हमारी पत्नी पीछे नहीं है, हमको धन का लालच नहीं है कि भगवान की दया से मेरे पास पूर्ण रूप में समर्पित है समाज की, पूर्ण रूप में 100% आवर सर्विस। यस सर, मैं यही कहूँगा। और मैं शिक्षित हूँ। जीवन के आखिरी काल में 24 घंटा जीने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। और मेरा जो भी होगा मेरे बचे हुए समय को मैं जन सेवा में इसको लगाऊंगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छा काम करने के लिए पब्लिक मुझे जरूर सपोर्ट करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनसुराज का हाथ मजबूत करेगी और पार्टी को मजबूत करके जिताएगी। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। आपके मतदाता आपकी बातों को सुने, समझे और एक बार आपको मौका